So, good evening, everyone, and welcome back to the fourth session of Basic Computer Skills. Basic Computer Skills हमने यूनिट वन इसके चैप्टर वन चालू किया है, विच इज़ अबाउट बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जिसमें हमने अभी तक 3 सेशंस कंप्लीट किए हैं और आज इसी सीरीज में ये फोर्थ सेशन है। फोर्थ सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के जो हमारे टॉपिक रह गया था कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, उसको आज हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सेशन फोर में हम मूव ऑन करेंगे। तो कल हमारा डिस्कशन चल रहा था कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर सिस्टम की, बेसिकली हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। आपको मैंने बताया भी था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो डिफरेंस है, हम उन डिफरेंसेस को देखते हुए चलेंगे और क्यों मैंने रीड ओनली मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी से अलग रखा है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। उसमें सबसे पहली मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी कहा जाता है। और जैसा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कहा गया है कि सीपीयू में कोई भी डेटा जाने से पहले, सीपीयू में कोई भी इंस्ट्रक्शन जाने से पहले स्टोर होगा एक मेमोरी में, एक प्राइमरी मेमोरी में या एक मेन मेमोरी में। तो वही पार्ट हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी प्ले करती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा सीपीयू में जाने से पहले रैम में लोड किया जाता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं, शेड्यूलर्स होते हैं, डिस्पैचर्स होते हैं। शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर्स का काम होता है कि मेमोरी में जो जॉब क्यू में डेटा लगा हुआ है, सॉरी जो रेडी क्यू में डेटा लगा हुआ है, मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं प्रोग्राम्स रेडी क्यू में आते जाते हैं। कौन से प्रोग्राम को रेडी क्यू से उठा करके सीपीयू को देना है प्रोसेसिंग के लिए, ये काम शेड्यूलर्स एंड डिस्पैचर्स का होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, दे आर सॉफ्टवेयर्स। तो ये चीज़ बस हमको हमेशा याद रखनी है कि सीपीयू में जो भी डेटा जाने वाला है, सीपीयू में जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, वो पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होगा। और रैम मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब हमने कल डिस्कस किया था। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसमें जो भी डेटा अभी स्टोर है वो टेम्पररी है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। या तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो डेटा रैम को छोड़ देगा, या फिर अगर जब तक इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है रैम को, तब तक वो डेटा रैम में बना रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद की जाएगी, रैम में से सारा डेटा इरेज हो जाएगा। फिर उसके बाद दो और तरह के प्राइमरी मेमोरी में आती हैं चीज़ें। फर्स्ट इज कैश मेमोरी एंड सेकेंड इज रजिस्टर। कैश मेमोरी जो होती है वो या तो डायरेक्टली सीपीयू में होती है या फिर सीपीयू और रैम के बीच में होती है। कैश मेमोरी का ओवरऑल काम होता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, सिस्टम की कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ाना। सीपीयू को कई सारे ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जिनकी अक्सर कर जरूरत पड़ती है, जिनकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट डिमांड रहती है। तो ऐसे डेटा को, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को कैश मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब भी सीपीयू को उस इंस्ट्रक्शन की या डेटा सेट की जरूरत पड़े तो इधर उधर ढूंढने की वजह सीधे उसको कैश मेमोरी से उठा करके सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद कंपोनेंट आते हैं रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर ये छोटे छोटे मेमोरी लोकेशंस होते हैं। सीपीयू जब भी कोई कैलकुलेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो जैसे आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब हम एक असेंबली कोड टाइप लिखते हैं तब उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, C = A+B, तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज में इस कोड को लिखेंगे तो उसमें कई सारे निमोनिक्स यूज होंगे, जिसमें ए की वैल्यू किसी एक रजिस्टर में स्टोर कराई जाएगी, बी की वैल्यू किसी एक रजिस्टर में स्टोर कराई जाएगी, फिर एक तीसरे रजिस्टर में इन दोनों का एडिशन होगा, वो स्टोर कराया जाएगा। तो इस तरीके से
जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं कैलकुलेशन करते टाइम वो सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर करता है। ये स्टोरेज लोकेशंस होते हैं मेमोरी में। तो अगर आपसे कोई पूछे कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी क्या होता है तो आप सीधा सा आंसर देंगे ऐसा इंस्ट्रक्शंस या डेटा सेट जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ेगी उनको हम कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। और रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर वो स्टोरेज लोकेशंस होती हैं रजिस्टर्स सीपीयू में जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं जिन पर ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है। वेरी गुड इवनिंग यूनुस सर। आगे प्राइमरी मेमोरी के बाद दूसरे टाइप की मेमोरी आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कई तरह की होती है। मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, हमारे एसएसडीज हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो मेनली यहाँ पर हम तीन तरह के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं। अच्छी खासी कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में सबसे पहला और मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर आपने किया है वो आपको हमेशा के लिए बना रहेगा आपके पास। वो कभी इरेज नहीं होगा। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि वो कभी भी इरेज ना हो। इन केस अगर आपकी डिस्क करप्ट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, वायरस आ जाता है, तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। डेटा प्रिवेंशन के भी कई अलग टेक्निक्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो एक दूसरा डिफरेंस जो होता है जो कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी का साइज कम होता है लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है, ये ज्यादा डेटा को होल्ड कर सकते हैं और परमानेंटली होल्ड करेंगे, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सस्ती होती हैं। उसके बाद आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है दोज आर एसएसडीज। एसएसडी भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होती है जो फ्लैश मेमोरी यूज करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्टर, ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। ऑप्टिकल ड्राइव्स, सीडी, डीवीडी, ब्लूरेज, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडीज एंड ब्लूरेज इन सबका काफ़ी यूज़ किया जाता था। अब ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे कहीं केसेस में ऑप्टिकल ड्राइव्स को यूज़ किया जाता है। ये भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है जिनमें लेज़र का यूज़ करके, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा को रीड और राइट किया जाता है। हाई इंटेंसिटी लेजर यूज की जाती है डेटा को राइट करने के लिए और लो इंटेंसिटी लेजर का यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे जो टर्म आया लेजर, ये लेजर की कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं आप में से कोई जो भी ज्वाइन है क्लास में? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? LASER, लेजर की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए लेजर की फुल फॉर्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। के नोट्स में लेजर की फुल फॉर्म अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। यस, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, यस। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्कशन करते हैं रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी भी एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड होती है। अब रीड ओनली मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज में तो नहीं आती, और प्राइमरी स्टोरेज से इसको अलग रखने का सिर्फ एक रीजन है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो वॉलेटाइल होता है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें
परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग के प्रोसेस में रोम के अंदर के सॉफ्टवेयर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। रोम के अंदर एक मेन ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते टाइम चेक करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो वो आप में से कोई गेस करना चाहेगा कि रोम का वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम बूट होते टाइम, कंप्यूटर के ऑन होते टाइम पे ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स सही रिस्पांस दे रहे हैं या नहीं। रोम का वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होते टाइम पर ये चेक करता है कि सभी कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है बायोस, BIOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। बायोस का काम होता है जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा इनिशियलाइज हो रहा होता है, तो वो हर एक हार्डवेयर को चेक करता है। कीबोर्ड को चेक करेगा, माउस को चेक करेगा, और भी जितने पेरिफेरल्स लगे हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम में सभी को चेक करता है कि वो सही से अपना इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी कनेक्टिविटी कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रॉपर है कि नहीं। तो ये काम होता है बायोस का। तो रोम में इसी तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज होता है प्रोग्राम के बूट, कंप्यूटर सिस्टम के बूट होते टाइम। अब रोम भी कई तरह की आती हैं, जिनमें से सबसे पहला कैटेगरी होती है मास्क रोम, या जिसे सिर्फ रोम से भी नाम से भी जाना जाता है। जब कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होती है रोम, उसी टाइम इस रोम के अंदर, इस चिप के अंदर सभी सॉफ्टवेयर्स डाल दिए जाते हैं और दोबारा इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे टाइप की रोम्स को कहा जाता है मास्क रोम। फिर दूसरी तरह की रोम्स होती हैं प्रोग्रामेबल रोम। इनके अंदर के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। फिर तीसरे तरह की आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इस तरह की मेमोरीज होती हैं, ऐसी रोम होती हैं जिसके अंदर के कंटेंट को आप इरेज कर सकते हैं और फिर उसमें दोबारा से कंटेंट को प्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को किस तरीके से उसके अंदर के डेटा को इरेज किया जाता है, रोम को अगर आप धूप में रख दें तो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ईपी रोम के अंदर का सारा डेटा इरेज हो सकता है और फिर आप इसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और तरह की रोम होती है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इस रोम के डेटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। जो कल का डिस्कशन हमारा रह गया था, आज से हम अपने सेशन 4 के नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए और आज हमारा डिस्कशन होना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। हालांकि हम इन पार्ट्स को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इस टॉपिक के अंडर में इन पार्ट्स का डिस्कशन दोबारा बनता है। तो सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं कि अब और ज़्यादा इस पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर सिस्टम के ब्रेन, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं। आप में से कोई नाम बताएगा उन दो पार्ट्स के? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के होते हैं दो पार्ट्स, कौन कौन से होते हैं वो? ये समन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप आंसर दे सकते हैं। सर आपकी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, उसके लिए मैंने हैंड रेज किया था।
ओके, तो सभी को प्रॉब्लम आ Arithmetic रही है? logic unit, control नहीं unit, सर। and memory unit. ओके, सर वो तो 2 पार्ट होते हैं, ALU और CU। हाँ, तो अवनीश आपका आंसर आपसे भी पहले आ गया था। ओके सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो सारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू, जो कंप्यूटर सिस्टम में जितना डेटा का फ्लो होना है उस पूरे डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। सेकेंड वन इज रैम। रैम के बारे में भी हम काफी सारा डिस्कशन कर चुके हैं पहले। एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो सीपीयू में जाने वाले डेटा को होल्ड करके रखती है अपने पास। टेम्पररी स्टोरेज होता है ये। और जैसे ही पावर ऑफ होती है वैसे ही इसका सारा कंटेंट इरेज हो जाता है, सारा कंटेंट ये लूज कर देती है। फिर उसके बाद है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैबिनेट का। आपने देखा होगा, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करोगे तो पीछे फैन ऑन हो जाता है, एक पंखा चलने लगता है कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते ही। सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते ही फैन ऑन हो जाता है। वो फैन, ये जो आप यूनिट सामने देख रहे हो, इसका एक पार्ट होता है। इस कंपोनेंट का नाम होता है एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसको पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के कैबिनेट में जब आप पावर सप्लाई लगाते हो, वो तार जो आप अपने घर के बिजली के बोर्ड से निकाल करके और कंप्यूटर सिस्टम के पीछे लगाते हैं, वो केबल इसी पावर सप्लाई यूनिट में कनेक्ट की जाती है। ये पावर सप्लाई यूनिट 220 वोल्ट का इनपुट लेती है और इसको कन्वर्ट कर देती है डायरेक्ट करंट में। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी हमारे डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, हमारे मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं ले सकते हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम नहीं करते। वो तभी चलेंगे, वो तभी हम उनको यूज कर सकते हैं जब उनको हम डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे। अब हमारे जो घरों में आता है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए हमें एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। एसी टू डीसी कन्वर्टर का रोल प्ले करता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का बस एक ही काम है, और वो है डायरेक्ट करंट को, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। एनी डाउट? Okay, so we'll move on to the next component. Next component is obviously motherboard। इसके बारे में हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मदरबोर्ड हमारे कैबिनेट में सबसे मेन कंपोनेंट या मेन सर्किट होता है, जो सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपस में होल्ड करके रखता है। ये डेटा ट्रांसफर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा है, तो वो डेटा ट्रांसफर के लिए मदरबोर्ड जरूरी है। अब आप यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंक्लूड करी है, आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ये मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड पे कई सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स अटैच हैं, और सारे मिल करके किस तरीके से काम करते हैं, और कैसे ये जो लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पे। राधिका, क्लास स्टार्टेड एट 6, 6 बजे ही क्लास स्टार्ट हुई है। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो आप देखिए, छोटी सी क्लिप है एक, कि किस तरीके से इसमें मदरबोर्ड पर ये देखें आप, काफी सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं। और ये जो लाइट के छोटे छोटे डॉट्स आप इधर उधर मूव करते हुए देख रहे हैं, ये आपका डेटा है।
और ये जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ये वो पाथ है जहाँ डेटा ट्रेवल करता है। तो ये एक छोटी सी क्लिप इंक्लूड करी थी दिखाने के लिए कि किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं एक मदरबोर्ड पर, और किस तरीके से डेटा आपस में इन कंपोनेंट्स में इधर से उधर ट्रेवल करता है। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। सर, डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? डेटा मदरबोर्ड पर 0 और 1 के फॉर्म में ही पास होता है। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में पास होता है डेटा। 0 का मतलब करंट ऑफ है, 1 का मतलब करंट ऑन है, या फिर हम इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। 0 का मतलब होता है नो वोल्टेज, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ही आपका डेटा मदरबोर्ड पर ट्रेवल करता है। ये जो पीछे वाली स्लाइड में वीडियो में जो आपने देखा है, these are electrical signals which are traveling from one point to another, और इन्हीं सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी वाली क्लास है उसका एक मेजर पोर्शन 6 से 7 वाली क्लास में ही, ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स वाली क्लास में ही कवर किया जाएगा। और एनालिटिकल एबिलिटी के आपके कोर्स में सिर्फ 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं। वो यूनिट्स जब आपको कराई जाएंगी उसके बारे में इस ही क्लास में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको अटेंड करना है। दिस विल कवर अप्रोक्सीमेटली और अराउंड 75% ऑफ योर सिलेबस। तो ये क्लास आप लोगों को डेली अटेंड करनी है, जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जब लगे। और इसी क्लास में आपका एनालिटिकल एबिलिटी का टाइम बताया जाएगा कि जब भी आपकी रीजनिंग की क्लास होगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में अगर मैं बोलूं तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ग्राफिक कार्ड, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन, जैसे हमें बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का गेम खेलना है, हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D मॉडलिंग करनी है, और इसी से रिलेटेड कई सारे काम पॉसिबल होते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से। जीपीयू अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा वीडियो रेंडरिंग का लोड सीपीयू पर ही पड़ेगा। जीपीयू सीपीयू का लोड शेयर करता है, ये लोड शेयरिंग के लिए काम आता है, जिससे सीपीयू अपना जिस काम के लिए है, जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, सीपीयू उस काम को परफॉर्म करे, और वीडियो रेंडरिंग का सारा काम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पर छोड़ दिया जाए। तो ये हाई क्वालिटी वीडियो प्रोसेसिंग के टाइम पर यूज किया जाता है। आपका एक कमेंट है, मैंने देख नहीं पाया, लेट मी सी योर कमेंट। कमेंट आपका क्या था? सर, ये फैन जैसा दिखने वाला ही जीपीयू है क्या? यस, जीपीयू का अपना खुद का एक फैन होता है उसमें। जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड में फैन भी होता है। सीपीयू के ऊपर भी एक फैन लगा होता है। इस फैन का बेसिकली काम क्या होता है, जब सीपीयू रन होता है तो वो सिग्नल्स को प्रोसेस करते टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, वहां पे हीट भी जनरेट होगी। तो उस हीट को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए इन फैंस का यूज किया जाता है। ये कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। जीपीयू के पास अपना खुद का फैन होता है, सीपीयू के पास अपना खुद का फैन होता है, एसएमपीएस के पास अपना खुद का फैन होता है। जाहिर सी बात है, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहां पे हीट जनरेट होगी। फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड एज द सिलेबस ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी सब्जेक्ट? आपके ग्रुप में एक इमेज शेयर की गई थी जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स दोनों का सिलेबस और उनका कंपैरिजन दिया गया है कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के कौन से चैप्टर में एनालिटिकल एबिलिटी की कितनी यूनिट्स कवर हो रही है।
आप उसको रेफर कर सकते हैं अपने सिलेबस के लिए, उसमें आपका पूरा सिलेबस मेंशन है। आपको मैं आपके सिलेबस का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जब हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, और ग्रुप में भी उससे पहले मैं डाल दूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट्स से रिलेटेड। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं, चाहे वो वायर्ड कम्युनिकेशन से हम जोड़ें, वायर्ड मीडियम से जोड़ें या वायरलेस मीडियम से जोड़ें। लेफ्ट साइड में दो डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन दोनों डिवाइसेस का मुझे नाम बताइए, ऊपर वाली डिवाइस का क्या नाम है और नीचे वाली डिवाइस का क्या नाम है। एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और दूसरा वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नाम इसका आप बताना चाहेंगे? इस ऊपर वाले कंपोनेंट का क्या नाम है और नीचे वाले कंपोनेंट का क्या नाम है? एनी गेसेस? देखिए, ऊपर वाला ये जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं राउटर, जनरली जिसको वाईफाई भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो कंपोनेंट है ये एक स्विच है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होते हैं। राउटर का यूज होता है वायरलेस कनेक्शन में, और वायर्ड कनेक्शन लैन कनेक्शन के लिए यूज होता है स्विचेस का। इनके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड में, कि राउटर्स क्या होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें अब से अब रिलेटेड होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट में क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में जाकर। तो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में कई तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि नेटवर्क से अगर आपको कनेक्ट होना है तो नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, एनआईसी। ये हार्डवेयर होता है एनआईसी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, तभी आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई का यूज करना है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वाईफाई कार्ड होना चाहिए। इधर आपको अगर केबल से कनेक्ट करना है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लैन पोर्ट होना चाहिए। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो आपके सिस्टम में ब्लूटूथ कार्ड होना चाहिए। इन सभी कंपोनेंट्स को जो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर यूज किया जाता है, तो आप बोलेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किसी ने मॉडेम के बारे में पूछा है, मॉडेम का यूज कहाँ किया जाता है। बेसिकली मॉडेम का यूज टेलीफोन कम्युनिकेशन में किया जाता था। मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, एम ओ यानी कि मॉड्यूलेशन, और डी ई एम डी मॉड्यूलेशन। ये दो टर्म्स हैं, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉडेम एक ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा टूल है जो आने वाले डिजिटल सिग्नल्स को, जैसे देखो हमारे जो वायर्स में डेटा ट्रैवल कर रहा है, वायर्स में डेटा ट्रैवल करता है कंटिन्यूअस सिग्नल्स की फॉर्म में, और कंप्यूटर सिस्टम को डेटा जीरो और वन की फॉर्म में चाहिए है। तो ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं और कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, इन दोनों सिग्नल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, ये प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इंटरनेट चैप्टर में मॉडेम के बारे में अच्छे से डिस्कशन है कि मॉड्यूलेशन हम किसे कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन हम किसे कहते हैं, मॉडेम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कैसे कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स। मेजर हमने कंपोनेंट्स का डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, जीपीयू है, फैंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का बच्चा है, दैट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम।
इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के बारे में, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम इनपुट लेता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस के जरिए उसको आउटपुट में भेज दिया जाता है। तीनों डेफिनेशंस पुरानी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस जो वर्ड नया है वो है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। आईपीओ साइकिल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सीधा सा आंसर देना है, कंप्यूटर सिस्टम इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। क्वेश्चन है किसी का, डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज की जाती हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आगे आने वाली यूनिट्स में आपको मिलेगा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्यों यूज किया जाता है डेटाबेस में, और आपके जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं एमएस एक्सेल जैसा, एमएस एक्सेल और डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस है, एमएस एक्सेल से ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है डेटाबेस, एसक्यूएल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली यूनिट्स में आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक यूनिट फर्स्ट के हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी कंप्यूटर की, कुछ टर्म्स देखे जो डेली लाइफ में कंप्यूटर से रिलेटेड यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने कंप्लीट किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमने कंप्यूटर्स को कंप्लीट किया, और वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम हमने देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट फर्स्ट। आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर खत्म होती है, और अब आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे।